नमस्कार। विद्या भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के इतिहास का पहला पाठ कैसे, कब और कहाँ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में तारीखों का महत्व बताया गया है और साथ ही हम इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं इसके बारे में भी वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती रहती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते जाओ। क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है? ये पैराग्राफ हमें ये बात सोचने पर विवश करता है कि केवल इतिहास को हम एक तारीखों का लेखा जोखा माने और एक उबाऊ घटनाक्रम के बारे में ही उसका अध्ययन करें, तो ऐसा नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में होता है। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इतिहास अतीत से वर्तमान तक जो बदलाव होता है उसके बारे में हमें बताता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। यानी अतीत के लिए हम पहले और वर्तमान के लिए बाद का प्रयोग करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। इस पैराग्राफ में ये बताने का प्रयास किया गया है कि हम हर समय हर चीज़ को देख करके कोई ऐतिहासिक प्रश्न नहीं उठाते हैं। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण भी आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी का चलन पीने का चलन कब शुरू हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दराज की यात्राएं किस तरह करते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। कहने का तात्पर्य ये है कि हम हर किसी चीज़ को देखकर या हर किसी वस्तु को देखकर हमारे मन में उसके बारे में प्रश्न नहीं उठता। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम उसके बारे में जानें। इस चित्र में भी एक औरत खड़ी है और उसके सामने कुछ आदमी उसे कुछ भेंट करते हुए दिखाए गए हैं। इस चित्र के माध्यम से ये बताया गया है कि भारत पर अंग्रेजों का शासन था और उस समय जो भारतीय ब्राह्मण थे या विद्वजन थे वे अपने पवित्र ग्रंथ है वो उस महारानी को भेंट कर रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है कि भारत पर अंग्रेजों का शासन हो गया था, जबरदस्ती हो गया था और उन्होंने हमारे संस्कृति और सभ्यता पर अधिकार कर लिया था। उस वर्चस्व के कारण यहाँ के लोगों ने ये बात महसूस की कि शायद यही हमारी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा कर सकते हैं। तो ऐसा आग्रह उन्होंने इस चित्र में किया है कि अंग्रेज हमारी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करेंगे। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं किया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही इनकी ज़बान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इस तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि निश्चित नहीं कर सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था, अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, ये बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं।
एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। इस पैराग्राफ में हमने जो पाठ के प्रारंभ में तिथियों के बारे में पढ़ा था कि क्या हम हर इतिहास की चीज़ को तिथि के माध्यम से पढ़ें, तो इसके लिए ये बात संभव नहीं है, क्योंकि कुछ घटनाएं एक लंबे समय के बाद घटित होती हैं, तो उनकी एक तिथि निश्चित नहीं की जा सकती। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों की से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार ये लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा, उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति और समाज किस तरह बदले। कहने का तात्पर्य यह है कि पुराने इतिहासकार सिर्फ राजा महाराजाओं की ताजपोशी, युद्ध आदि के बारे में हमें बताते थे, लेकिन धीरे धीरे अतीत से जैसे जैसे विकास की अवस्था से वर्तमान की ओर समाज बढ़ा, वैसे वैसे इतिहासकारों की सोच ने भी बदलना प्रारंभ किया और अब केवल इतिहासकार राजा महाराजाओं के बारे में या उनकी तिथियों के बारे में ही चर्चा नहीं करते, बल्कि उनका ध्यान दूसरी चीज़ों की ओर भी गया है। दूसरे जो बदलाव हुए हैं उन बदलावों की ओर भी गया है। कौन सी तारीखें? कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी सुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। गवर्नर जनरल अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में अंग्रेजों का मुख्य प्रतिनिधि हुआ करता था। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते हैं और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म हो जाते हैं। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग, वेलेस्ली, बेंटिंग, डलहौजी, यहाँ छोटे प्रश्न उठते हैं जो गवर्नर जनरल से संबंधित हैं। प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल, इनके नाम परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हॉर्डिंग्स, इरविन आदि के बारे में पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता है। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन का के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेज़ों के समय जो इतिहास लिखा गया वो अंग्रेज़ों के द्वारा ही लिखा गया, और चूँकि उस समय अंग्रेज़ों का शासन था तो उन्होंने केवल अपने शासनकाल के बारे में ही लिखा। तो उनके शासनकाल में जो वायसराय और गवर्नर जनरल जो मुख्य अधिकारी हुआ करते थे, उनके शासनकाल में अलग अलग गवर्नर जनरल और वायसराय आए। उन्होंने कौन कौन से नियम लगाए, कौन कौन सी नीतियों को लागू किया, किस प्रकार वो शासन करते थे आदि का अध्ययन ही हम इनके इतिहास में पढ़ते हैं। क्या हम इस दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरल के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास का
या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियाँ कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। हम अवधियां कैसे तय करते हैं? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। अवधियां कैसे तय करते हैं से तात्पर्य है कि भारत में के इतिहास में जितना कालखंड है उस कालखंड को हम किस प्रकार से पढ़ें। तो सबसे पहले जेम्स मिल के द्वारा ये विभाजन किया गया था। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? जाहिर सी बात है कि निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी जरूर रही है। क्यों? क्योंकि केवल हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में ही हम भारतीय इतिहास को नहीं बांट सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शासक हुए हैं। इतिहास को हम यहाँ से प्रश्न भी उठता है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में विभक्त किया था। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी एक वजह है, हम एक दौर की खासियतों और उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम किसी चीज़ को विभिन्न हिस्सों में बांट देते हैं तो उस विशेष विभाजन में जो गतिविधियां होती हैं, जो मुख्य उसके विशेषताएं होती हैं, उनको पढ़ने में आसानी हो जाती है। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इस पैराग्राफ से मिल के एक तरफी सोच का वर्णन मिलता है। उसने केवल अंग्रेजों की प्रशंसा की, यूरोपीय जातियों को ही महत्वपूर्ण माना और सभ्यता का प्रतीक माना। उसके हिसाब से केवल अंग्रेज ही सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक थे। वे ही केवल शिक्षित थे और सारे एशियाई समाज को शिक्षित कर सकते थे, जबकि ये उसकी एक तरफा सोच थी। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले ही सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा का स्वीकार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। भारत तो हमेशा से ही विश्वगुरु रहा है। तो यहाँ हम मिल की एक तरफा इतिहास की जो व्याख्या की गई है उसका अध्ययन करते हैं और निश्चित रूप से हम इस बात से सहमत नहीं हैं। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? जैसा कि उसने भारतीय समाज को हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश इन 3 शासन के कालखंडों में विभक्त किया था। जबकि भारत क्या है?
विभिन्न धर्म और संप्रदायों का देश था। यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्म और जाति को मानने वाले लोग रहते थे और वे किसी एक धर्म विशेष को मानकर नहीं चलते थे, बल्कि सभी धर्म एक साथ मिलकर चलते थे। तो उसके द्वारा जो ये कालखंड का विभाजन किया गया था वो गलत था। क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का एक ही धर्म नहीं था, यानी विभिन्न धर्मों के शासक यहाँ हुए और उनके समाज में जो प्रजा थी वो भी विभिन्न धर्मों की थी। तो इस आधार पर केवल किसी एक धर्म विशेष के आधार पर कालखंडों का विभाजन है वो गलत है। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। यानी अंग्रेजों के द्वारा जो विभाजन किया गया उसमें हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा गया, लेकिन कुछ भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटते हैं। इस विभाजन की भी कई अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई। पश्चिम से आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति, समानता जैसे आधुनिकताओं की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे कि अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता और मुक्ति नहीं थी, न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। जबकि मिल कहता था कि प्रगति और सभ्यता का प्रतीक केवल अंग्रेजी साम्राज्य ही है, जबकि उसके अंग्रेजों के शासन काल में भारतीयों को स्वतंत्रता, समानता जैसी किसी भी वस्तु से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, औपनिवेशिक युग किसे कहते हैं? तो इस किताब में हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों, राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती करवाई और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य, मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव लाता है तो ये प्रक्रिया औपनिवेशीकरण कहलाती है। जब एक देश दूसरे देश पर अपनी शक्ति के माध्यम से राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अधीनता बना लेता है या अधीन कर लेता है उस देश को, तो ये प्रक्रिया औपनिवेशीकरण कहलाती है। लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। हम किस तरह जानते हैं? इसका तात्पर्य है कि इतिहास को हम किन किन माध्यमों से जान सकते हैं, वे कौन कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला है प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से प्रश्न भी उठता है कि अभिलेखों के लिए अंग्रेजों के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए, या अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए या सरकारी रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या प्रयास किए। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी होता था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी, प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता था
कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। उन्हें खुशनवीस के माहिर लिखते थे। खुशनवीस का तात्पर्य होता है सुलेख में लिखना या लिखने वाला। खुशनवीस या सुलेखनवीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत ही सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाहियों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसका सही ढंग से जानना जरूरी होता है, उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों और फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। तो यहाँ से प्रश्न उठ सकता है, जनगणना का क्या महत्व होता है। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। ऊपर के उदाहरणों से हमने पढ़ा था कि रिकॉर्ड्स हमें कौन कौन से फ़ायदे पहुंचाते हैं। अब है कि अगर रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं तो कुछ बातों का पता तो चल रहा है, लेकिन ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका पता हमें इन रिकॉर्ड से नहीं चलता। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड्स हैं। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे, उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं, यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं, स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यहाँ से फिर एक छोटा प्रश्न बनता है कि इतिहास की जानकारियाँ हमें और कहाँ से प्राप्त हो सकती है। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम ये पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप ये किताब पढ़ेंगे वैसे वैसे इन बातों को समझने